हाल ही में आरबीआई ने अनियमितताओं का हवाला देते हुए मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध को लगाने की घोषणा की। इस घोटाले ने वर्ष 2019 में सामने आए पीएमसी बैंकिंग संकट की याद दिला दी, जब आरबीआई ने इसी तरह की कार्रवाई करते हुए बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। 13 फरवरी से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को बिना आरबीआई की अनुमति के कर्ज देने, निवेश करने या नई डिपॉजिट को स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। 2019 के पीएमसी संकट के दौरान भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी, जब आरबीआई ने कार्रवाई करते हुए बैंक की गतिविधियों को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित करते हुए ग्राहकों की जमा निकासी की लिमिट को सीमित कर दिया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करते हुए इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी। पीएमसी संकट ने बैंक के डूबने की स्थिति में जमा राशि की सुरक्षा को लेकर लोगों को आशंकित किया और इसे देखते हुए सरकार ने 2020 में बैंक जमा पर मिलने वाले बीमा कवर को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया, जिसे अब एक बार फिर से बढ़ाए जाने की तैयारी है। अगर सरकार बैंक जमा पर मिलने वाले बीमा कवर को बढ़ाने का फैसला लेती है तो बैंक के डूबने की स्थिति में ग्राहकों को उनकी जमा रकम पर बेहतर सुरक्षा मिलेगी। अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बीमा कवर को मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक करने के बारे में सोच रही है। आज के इस एक्सप्लेनर सीरीज में हम डिपॉजिट इंश्योरेंस और इससे जुड़े सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात जमा बीमा या डिपॉजिट इंश्योरेंस की। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC भारतीय रिजर्व बैंक के तहत काम करने वाली संस्था है, जो बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के दिवालिया होने की स्थिति में जमाधारकों की बैंक में जमा पूंजी को इंश्योरेंस कवर मुहैया कराती है। इस कवर के दायरे में बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट, चालू खाता और रेकरिंग डिपॉजिट आते हैं और फिलहाल प्रति जमाधारक बीमा कवर की राशि 5 लाख रुपए है। यह संस्था यानी DICGC बैंकों के ग्राहकों को उनकी जमा पूंजी पर बीमा कवर देता है और इस बीमा कवर के लिए बैंक DICGC को प्रीमियम का भुगतान करते हैं। सामान्य और बेहद आसान शब्दों में समझें तो जैसे हम अपनी सुरक्षा के लिए जीवन बीमा लेते हैं और उसके लिए हमें एक प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है, वैसे ही बैंक ग्राहकों के जमा रकम पर बीमा कवरेज देने के लिए DICGC को प्रीमियम का भुगतान करते हैं और बदले में यह संस्था बैंकों के ग्राहकों को उनकी जमा पर बीमा की सुविधा देती है। इसके दायरे में सभी कमर्शियल बैंक आते हैं, जिसमें भारत में काम करने वाले विदेशी बैंकों की सभी शाखाएं भी शामिल हैं। साथ ही यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत अन्य को भी कवर देता है। DICGC की 2023-24 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 के अंत तक पंजीकृत इंश्योर्ड बैंकों की संख्या 1997 थी और DICGC को इस वर्ष कुल 23,879 करोड़ रुपए का कुल प्रीमियम मिला। इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 के अंत तक जहां बीमा के दायरे में आने वाले जमा खातों का प्रतिशत 97.8% रहा, वहीं कुल सुरक्षित जमा रकम यानी बीमा कवर में आने वाली जमा पूंजी का प्रतिशत 43.1% रहा। आंकड़ों में देखें तो 31 मार्च 2024 तक इंश्योर्ड बैंकों में कुल डिपॉजिट यानी जमा रकम करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए थी, जिसमें से 43.1% इस बीमा कवर के दायरे में आते हैं, जबकि 56.9% इस बीमा रकम के दायरे से बाहर हैं। खाता संख्या के लिहाज से बात करें तो 289.8 करोड़ कुल खातों में से 2.2% आंशिक रूप से सुरक्षित हैं, जबकि 97.8% खाते इसके तहत पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यानी वो जमा बीमा के दायरे में आते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC का संचालन DICGC एक्ट 1961 और DICGC जनरल रेगुलेशन 1961 के तहत होता है। इस संस्था के अस्तित्व में आने की कहानी बेहद पुरानी है। 1948 में बंगाल के बैंकिंग संकट के बाद बैंकों में जमा रकम को बीमा के दायरे में लाने का विचार सामने आया। इसके बाद 1940 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने भी इस विचार का समर्थन किया और बाद में 1960 में पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड और लक्ष्मी बैंक लिमिटेड के फेल होने के बाद आरबीआई भारत सरकार ने इस जमा बीमा को लेकर के गंभीर रुख दिखाया और फिर 1 जनवरी 1962 को डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट 1961 अस्तित्व में आया। शुरुआत में डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम केवल कमर्शियल बैंकों तक सीमित थी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंक, अन्य कमर्शियल बैंक और भारत में काम करने वाले विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल थीं।
डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन संशोधन अधिनियम 1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक भी इस इंश्योरेंस के दायरे में आ गए। इसके बाद भारत सरकार ने आरबीआई के साथ सलाह मशविरा कर जुलाई 1960 में क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत की और रिजर्व बैंक को इस योजना के प्रशासन का जिम्मा सौंपा गया। बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए कर्ज की गारंटी देने के लिए इसे क्रेडिट गारंटी संगठन के रूप में नामित किया गया। रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 1981 तक इस स्कीम का संचालन किया। हालांकि इसी बीच आरबीआई ने 14 जनवरी 1971 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य कमर्शियल बैंकों को गैर औद्योगिक गतिविधियों में लगे समाज के कमजोर वर्गों की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह आरबीआई के परिभाषित प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कवर किए गए छोटे और जरूरतमंद कर्जदारों को ऋण संस्थाओं द्वारा दिए गए कर्ज को गारंटी कवर देते हुए किया जाता था। डिपॉजिट इंश्योरेंस या जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी के काम को देखने वाले दोनों अलग अलग संस्थाओं डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और सीजीसीआई का विलय करते हुए नई संस्था यानी डीआईसीजीसी का निर्माण किया गया, जो 15 जुलाई 1978 को अस्तित्व में आया और इसके बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट 1961 को संशोधित कर उसका नाम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 कर दिया गया। अब यही संस्था बैंकों में जमा रकम के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम का संचालन करती है। शुरुआत में डिपॉजिट इंश्योरेंस का दायरा केवल 1500 रुपये था, जिसे 1 जनवरी 1968 में बढ़ाकर 5000 रुपये और फिर 1970, 76, 80, 93 में इसे बढ़ाकर क्रमशः 10,000, 20,000, 30,000 और 1 लाख रुपये कर दिया गया। 2019 के पीएमसी संकट के बाद सरकार ने इसमें 5 गुना इजाफा करते हुए इसे 1 मई 1993 के 1 लाख रुपये की सीमा से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया, जिसे अब एक बार फिर से बढ़ाने की तैयारी हो रही है। बताते चलें कि विदेशी सरकारों की जमा पूंजी, केंद्र या राज्य सरकारों की जमा रकम, इंटरबैंक डिपॉजिट और भारत के बाहर प्राप्त डिपॉजिट और भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त डिपॉजिट के अलावा डीआईसीजीसी सभी बैंकों के डिपॉजिट का बीमा करता है। अब सवाल यह है कि अगर कोई इंश्योर्ड बैंक डूब जाए तो क्या होगा? अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसके खाताधारकों को 3 महीने की अवधि के भीतर बीमा कवर में आने वाली रकम यानी 5 लाख रुपए तक की राशि उसे दे दी जाती है और यह भुगतान डीआईसीजीसी की तरफ से किया जाता है। भुगतान की अधिकतम राशि 5 लाख रुपए होती है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों ही शामिल होता है। बताते चलें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन संशोधन अधिनियम 2021 की वजह से बीमा वाली रकम का भुगतान अब 3 महीनों के भीतर कर दिया जाता है, जबकि पहले ऐसा होने में कई साल लग जाते थे। जैसे किसी भी देश में बीमा यानी इंश्योरेंस की स्थिति को मापने के लिए 2 मानकों इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी जैसे पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही जमा बीमा के मामले में यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस के मामले में इंश्योर्ड डिपॉजिट अनुपात जैसे मानक का इस्तेमाल होता है और यह न्यूनतम 21.5% से अधिकतम 71% के बीच मौजूद है। 21.5% इंश्योर्ड डिपॉजिट रेशियो के साथ तुर्की, जहां इस सूची में सबसे निचले पायदान पर मौजूद है, वहीं 71% जमा बीमा अनुपात के साथ बेल्जियम इस सूची में सबसे शीर्ष पर मौजूद है। भारत 46.3% अनुपात के साथ टॉप 10 देशों की रैंकिंग में 8वें पायदान पर आता है, जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह 3रे पायदान पर मौजूद है। अगर डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड की साइज के आधार पर देखें तो भारत अमेरिका और जापान के बाद 3रे स्थान पर मौजूद देश है। इन पैरामीटर्स के आधार पर हमें यह समझने में मदद मिलती है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस के मामले में किसी भी देश की क्या स्थिति है। डीआईसीजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वैश्विक स्तर पर जमा बीमा का अनुपात करीब 41% रहा, जबकि 59% जमा बीमा रकम दायरे से बाहर है। भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो कुल जमा के मुकाबले अनइंश्योर्ड रेशियो यानी यूआईडीआर 31 मार्च 2024 तक 80% के नीचे रहा। यह 80-20 के फॉर्मूले के मुताबिक है, जो यह बताता है कि इंश्योर्ड डिपॉजिट रेशियो हमेशा 20% के ऊपर रहना चाहिए और यूआईडीआर हमेशा 80% से कम होना चाहिए। 1969 से 2019 की अवधि में भारत का यूआईडीआर 50% से नीचे रहा है। हालांकि वैश्विक अनुपात के मुकाबले 31 मार्च 2024 तक यह अनुपात करीब 57% रहा।
अगर हम 1969 से 2009 की अवधि में देखें तो भारत का UIDR 50% से नीचे ही रहा है। हालांकि वैश्विक अनुपात के मुकाबले 31 मार्च 2024 तक यह अनुपात करीब 57% रहा। बिजनेस और अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य मामलों की विस्तृत जानकारी देती एक्सप्लेनर रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर हमें फॉलो करना न भूलें।